नमस्कार। आज हम संविधान की एक ऐसी व्यवस्था पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो ज्यादा चर्चा में तो नहीं रहती, पर है बहुत जरूरी, खासकर सरकार के सही ढंग से चलने के लिए। ये है अनुच्छेद 119। ये संसद को वित्तीय मामलों में, मतलब पैसे रुपए के मामलों में, अपनी प्रक्रिया तय करने की खास ताकत देता है। हमारे पास इसके लिए स्रोत है, एक तो खुद अनुच्छेद 119, फिर इसका जो ड्राफ्ट था अनुच्छेद 98A, और संविधान सभा से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये समझे कि संविधान ने संसद को ये अलग से ज्यादा मजबूत नियम बनाने का हक क्यों दिया, खासकर वित्तीय कामों के लिए। और ये जो सामान्य नियम होते हैं संसद के, उनसे ये अलग क्यों है, क्या खास बात है इसमें। आखिर सोचिए, सरकार का सारा काम तो पैसे पर ही चलता है। अगर वो सही समय पर ना मिले तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखते हैं संविधान इसे कैसे संभालता है। तो शुरुआत करते हैं सीधे अनुच्छेद 119 से, जो 1950 के संविधान में है। यह अनुच्छेद कहता है कि संसद वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कानून बनाकर, मतलब विधि द्वारा, दोनों सदनों की प्रक्रिया को रेगुलेट कर सकती है, मतलब नियम बना सकती है। इसमें दो बातें खास हैं। एक, मकसद साफ है, काम समय पर निपटाना जी। दूसरा, तरीका बताया है, कानून बनाकर, सिर्फ सदन के अंदरूनी नियमों से नहीं। हाँ, और ये विधि द्वारा विनियमन वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि ये कोई सामान्य प्रक्रिया नियम नहीं है जिसे सदन बस अपनी सुविधा से बना ले, जैसे अनुच्छेद 118 के तहत होता है। नहीं, इसके लिए बाकायदा संसद को एक कानून पास करना होगा। अब सवाल यह है कि भाई, वित्तीय मामलों के लिए इतनी सख्ती क्यों, एक अलग कानून की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब, जैसा आपने कहा, अनुच्छेद के उद्देश्य में ही है, समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए। जरा सोचिए, सरकार को देश चलाना है, कितनी योजनाएं हैं, कर्मचारी हैं, वेतन देना है, रक्षा का खर्च है, इन सब के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा मिलता है संसद की मंजूरी से। अब अगर बजट पास होने में या जरूरी खर्चों के लिए विनियोग विधेयकों में प्रक्रिया के चक्कर में देर हो जाए, तो पूरा सरकारी सिस्टम ही ठप पड़ सकता है। ओह हाँ। देश का विकास रुक सकता है, लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने ये जरूरी समझा कि संसद के पास एक खास अधिकार हो, जिससे वो वित्तीय प्रक्रियाओं को तेजी से निपटा सके, भले ही सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा हटना पड़े। अच्छा, तो ये विधि द्वारा वाली बात इसे एक मजबूती देती है। और इसी से जुड़ा अनुच्छेद 119 का एक और हिस्सा है जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। वो ये कहता है कि अगर अनुच्छेद 119 के तहत संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून संसद के अपने ही सामान्य प्रक्रिया नियमों से, मतलब जो अनुच्छेद 118(1) या 182 के तहत बने हैं, उनसे अलग है या टकराव में है, तो अनुच्छेद 119 वाला विशेष कानून ही माना जाएगा, वो ही लागू होगा। सामान्य नियम उस हद तक पीछे हट जाएंगे। इसे कहते हैं अभिभावी होना या ओवरराइडिंग इफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो प्राथमिकता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी, ये अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है और इसके महत्व को भी दिखाता है। आखिर क्यों वित्तीय मामलों के कानून को सामान्य संसदीय प्रक्रिया पर तरजीह दी गई? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। पहला और सबसे जरूरी, राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन। देश का पैसा कैसे खर्च हो, कब हो, ये कोई आम मामला नहीं है। इसमें किसी भी तरह की प्रक्रिया की ढील या देरी ठीक नहीं। दूसरा, ये पक्का करना कि जरूरी सरकारी कामों के लिए पैसा टाइम पर मिले। अगर सामान्य प्रक्रिया के लंबे दांव पैच में ये वित्तीय बिल अटक गए तो सरकार एक तरह से पंगु हो सकती है। हाँ बिल्कुल। सोचिए, कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, राहत के लिए तुरंत पैसा चाहिए। सही। या सीमा पर कोई तनाव है, सेना को और फंड चाहिए। ऐसी हालत में प्रक्रिया की देर तो बहुत भारी पड़ सकती है। तीसरा, ये देश की वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पक्का करने का एक संवैधानिक तरीका है। ये प्रावधान एक साफ हायरार्की, एक पदानुक्रम बनाता है कि जब बात पैसे की आएगी तो समय और निश्चितता सबसे ऊपर होगी, और इसके लिए बने विशेष कानून सामान्य नियमों पर भारी पड़ेंगे। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले कितने सचेत थे वित्तीय मामलों को लेकर। समझ गई। तो ये प्राथमिकता वित्तीय जरूरत की अर्जेंसी और महत्व को देखते हुए है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की व्यवस्था, लेकिन क्या ये हमेशा से सोचा गया था? संविधान के पहले मसौदे में था ये? हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान का जो 1948 का ड्राफ्ट था, उसमें एक ड्राफ्ट आर्टिकल 99A जोड़ा गया था। और मजे की बात यह है कि इसकी भाषा, इसके प्रावधान लगभग वही हैं जो आज अनुच्छेद 119 में है।
तो ये विचार कहीं ना कहीं संविधान बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही मजबूती से सामने आया था। हाँ, लेकिन इसकी कहानी और भी दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, ये विचार बाद में आया। जो मूल 1948 का ड्राफ्ट संविधान पेश हुआ था, उसमें ये अनुच्छेद 98A नहीं था। इसे बाद में 10 जून 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने एक संशोधन के तौर पे पेश किया। अब ये सोचने वाली बात है कि इसे बाद में क्यों जोड़ा? क्या पहले ध्यान नहीं गया था या जरूरत बाद में महसूस हुई? देखिए, संविधान बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी। हो सकता है कि शुरू में ध्यान ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सरकार का स्ट्रक्चर, इन बड़े ढांचागत सवालों पर हो, प्रक्रिया की बारीकियों पर शायद उतना जोर न हो। लेकिन जैसे जैसे संविधान सभा में बहसें आगे बढ़ी, कमेटियों की रिपोर्ट्स आईं और शासन की जो व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं उन पर बात हुई, तब शायद यह महसूस हुआ कि भाई वित्तीय मामलों की प्रकृति खास है। संसद को सामान्य नियमों के दायरे से बाहर जाकर जरूरत पड़ने पर तेजी से काम करने की शक्ति देना जरूरी है। यह भी हो सकता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम या दूसरे देशों के संविधानों को देखकर लगा हो कि ऐसी व्यवस्था भारत के लिए भी ठीक रहेगी। इसका बाद में शामिल होना यह दिखाता है कि संविधान बनाने वाले सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे थे, वो एक प्रैक्टिकल, एक कारगर शासन व्यवस्था बनाना चाहते थे। ये बात तो काफी तार्किक लगती है कि व्यवहारिक जरूरतें महसूस होने पर इसे जोड़ा गया होगा। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जो वाकई चौंकाने वाला है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने 10 जून 1949 को ये संशोधन, मतलब ड्राफ्ट आर्टिकल 98A संविधान सभा में पेश किया, तो सभा ने इसे उसी दिन स्वीकार कर लिया, और वो भी बिना किसी बहस के। जरा सोचिए, संविधान सभा में जहां छोटी छोटी बातों पर, कॉमा, फुल स्टॉप पर भी घंटों बहस होती थी, वहां वित्तीय प्रक्रिया से जुड़े इतने अहम और शक्तिशाली प्रावधान को बिना किसी चर्चा के तुरंत पास कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये बिना बहस स्वीकृति वाली बात सचमुच बहुत आकर्षक है। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये, जैसा आपने इशारा किया, कि शायद इसकी जरूरत और महत्व पर इतनी जबरदस्त आम सहमति थी, इतना कंसेंसस था कि किसी ने इस पर सवाल उठाने या बहस करने की जरूरत ही नहीं समझी। शायद सब मानते थे कि हाँ, वित्तीय मामलों में तेजी और निश्चितता के लिए संसद के पास ये खास ताकत होनी ही चाहिए। इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। हो सकता है। ये दिखाता है कि देश चलाने के लिए पैसे के सही फ्लो को लेकर उस वक्त इतनी स्पष्टता थी। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि इसे काफी हद तक एक तकनीकी, एक प्रक्रियात्मक संशोधन माना गया हो, टेक्निकल या प्रोसीजरल। मतलब ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर कोई बड़ा वैचारिक झगड़ा हो, बल्कि शासन चलाने के लिए एक जरूरी उपाय समझा गया हो। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, गहरी सहमति हो या तकनीकी प्रकृति, इसका बिना बहस के पास हो जाना इस बात को तो पक्का करता है कि संविधान बनाने वाले वित्त प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और उन्हें प्राथमिकता देने को कितना अहम मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रक्रिया की अड़चनें कभी भी देश के वित्तीय प्रबंधन या जरूरी सरकारी खर्चों के रास्ते में आएं। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, संविधान का अनुच्छेद 119 संसद को ये खास शक्ति देता है कि वो वित्तीय कामों को समय पर करने के लिए कानून बनाकर विशेष नियम बना सकती है। दूसरी बात, ये विशेष नियम इतने पावरफुल हैं कि अगर ये सामान्य नियमों से टकराते हैं तो ये विशेष कानून ही लागू होंगे। तीसरी बात, ये प्रावधान संविधान के मूल मसौदे में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और चौथी और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, इसे संविधान सभा ने बिना किसी बहस के फौरन स्वीकार कर लिया, जो इसकी मानी हुई जरूरत या उस पर आम सहमति को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जानकारी, जो थोड़ी तकनीकी लग सकती है, ये उन लोगों के लिए क्यों जरूरी है जो भारतीय शासन, राजनीति या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि रखते हैं। आखिर इस एक अनुच्छेद से क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। ये अनुच्छेद सीधे सीधे सरकार के कामकाज की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से जुड़ा है। सोचिए, हर साल बजट आता है, बहस होती है, पास होता है, अलग अलग मंत्रालयों को, विभागों को उनके काम के लिए पैसा मिलता है। संसद सरकार के खर्चों पर नजर रखती है। ये सारी प्रक्रिया है, बजट का समय पर पास होना, सरकारी योजनाओं के लिए पैसे का फ्लो बना रहना और संसदीय वित्तीय नियंत्रण, ये सब कहीं ना कहीं अनुच्छेद 119 की व्यवस्था पर निर्भर हैं या उससे जुड़ी हैं। अच्छा, तो ये अनुच्छेद ये पक्का करता है कि भाई वित्तीय मामलों में प्रक्रिया की वजह से कोई अड़चन ना आए। और ये हमें दिखाता है कि संविधान में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद देखने में उतनी आकर्षक ना लगे।
लेकिन असल में वो सुशासन की, वित्तीय स्थिरता की और देश के विकास की नींव हैं, नींव का पत्थर हैं। ये उन अदृश्य धागों में से एक है जो हमारी पूरी शासन व्यवस्था को बांधे रखता है। तो ये था अनुच्छेद 119 पर हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे ये संसद को वित्तीय मामलों में तेजी लाने के लिए कानून के जरिए विशेष नियम बनाने का अधिकार देता है। हमने ये भी समझा कि ये विशेष नियम कैसे सामान्य नियमों पर हावी हो सकते हैं, और हमने इसके इतिहास पर भी नजर डाली कि कैसे ये बाद में जोड़ा गया और बिना बहस के पास हुआ, जो शायद इसकी अहमियत पर उस समय की आम सहमति दिखाता है। और जाते जाते इन स्रोतों के आधार पर एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हमने देखा कि अनुच्छेद 119 संसद को यह शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर अपनी ही सामान्य प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 118 के तहत बनती है, को वित्तीय मामलों में अनदेखा कर सकती है या उस पर हावी हो सकती है। अब सोचिए, एक संसदीय लोकतंत्र में जहां प्रक्रियाओं का, नियमों का अपना महत्व होता है, वहां इस तरह का विशेष प्रावधान जो जरूरत पड़ने पर सामान्य प्रक्रिया को ओवरराइड कर दे, ये क्या दिखाता है? ये एक तरफ प्रक्रिया में लचीलेपन, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत, और दूसरी तरफ सख्त समय पर वित्तीय नियंत्रण, स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल की जरूरत। इन दोनों के बीच एक तरह के तनाव की ओर इशारा करता है। दिलचस्प बात है। सवाल ये उठता है कि क्या ये विशेष प्रावधान असल में कभी संसद के अंदर किसी तरह के टकराव या असहजता का कारण बनता है, या इसे आम तौर पर वित्तीय अनुशासन और सरकारी कामकाज की कंटिन्यूटी के लिए एक जरूरी और स्वीकार्य व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान के जो लिखे हुए शब्द हैं वो असल राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कैसे जिंदा होते हैं और कैसे अलग अलग संवैधानिक मूल्य एक दूसरे के साथ संतुलन बनाते हैं।